Now we have another exercise which is difference between since and for. Since और for. अच्छा, since मैं आपको पहले इसी वर्ड में दिखाती हूँ. सिंस हम यूज करते हैं जब मुझे एग्जैक्ट टाइम पता हो, जैसे 2 बजे या 3:45, ठीक है, या मंडे. तो 2002, 2004, यानी मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है, तो दैट उसमें वहां पे आता है सिंस. लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, जैसे कि 4 साल से, अब 4 साल कौन से 4 साल, 2002 से 2006 तक, या 2008 से 2012 तक, या 2010 से 2014 तक, कौन से 4 साल, आई डोंट नो दैट, राइट. बट 4 साल की उसने बात की है. फिर उसने ये भी बोला है कि सुबह से, अब सुबह से कितने बजे से बारिश हो रही है भाई, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे सुबह, तो किसी भी वक्त सुबह के कंसिडर हो सकता है. तो सुबह के किस वक्त, तो मुझे ये कंफर्म नहीं है, तो वहां पे भी मैं फॉर लगा. ठीक है. या यू कैन से कि अगर मैं बोलूं कि दिन पहले, ये 4 दिन पहले, अब 4 दिन कौन से 4 दिन, आज से 4 दिन, परसों से 4 दिन, मतलब 4 दिन पहले को क्या मतलब है, एग्जैक्ट डेज मुझे नहीं पता कि 4 दिन पहले का मतलब क्या है, कि मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे क्या है, मुझे नहीं पता. तो उसके लिए भी मैं फॉर लगाती. ठीक है. अब हम इस एक्सरसाइज, पहले इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ, इसको भी देख लिया. सिंस ये कब लगता है, पॉइंट इन टाइम, जब बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट टाइम बताया, जैसे 5 o'clock yesterday, लास्ट समर 1996, ही वॉज अ चाइल्ड. अच्छा. फॉर यूज का होता है लेंथ ऑफ टाइम, कि टाइम की लेंथ दी हुई, एग्जैक्ट टाइम नहीं दी हुई, जैसे 10 minutes 2 days, 3 decades, many years, a long time. ये डिफरेंट आपके पास क्या है, लेंथ से. अब इसके अंदर भी 5 o'clock है, yesterday है, कल, yesterday मतलब कल, यानी ऑब्वियसली इट मीन्स कल. अगर मैं 2 days अगो बोलनी है क्योंकि, तो आई डोंट नो, बट yesterday का मतलब कल ही होता है, इमीडिएट कल. सही. तो ये आपके पास सिंस वाले हो गए. और लास्ट समर का मतलब कि लास्ट समर ही हुआ होगा, अभी जो साल चल रहा है, तो लास्ट समर का मतलब अभी जो साल चल रहा है उसके पिछले वाला समर की बात है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. फिर यहाँ पे अगर आ रहे 10 minutes, अब कौन से 10 मिनट, आई डोंट नो. अगर मैं ये बोलूँ कि 10:45 से 10:55 तक, तो ये मेरे पास एग्जैक्ट टाइम है, तो ये सिंसियर है. सही है. फिर आपके पास अगर 2 days, 3 decades, 3 सदियां, कौन सी 3 सदियां, मैनी ईयर्स, अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे मुझे लेंथ पता है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लगाती हूँ सिंसियर, फॉर मुझे सेंटेंस में कंप्लीट करना है. माई ब्रदर हैज बीन वर्किंग डैश 2 hours, 2 घंटे से काम करे. अब 2 घंटे एग्जैक्ट टाइम मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि 2 घंटे से काम कर. सही है. तो मैं क्या लिखूंगी, वर्किंग फॉर 2 hours, कि वो 2 घंटे से काम चला. 2 घंटे कौन से मुझे नहीं पता, सुबह की बात हो रही है, शाम की बात हो रही है, आई डोंट नो. आई हैव बीन स्टिचिंग माई ड्रेस डैश 2 PM. अब यहाँ पे एग्जैक्ट आ गया, तो मैं लिखूंगी सिंस. आई हैव बीन स्टिचिंग माई ड्रेस सिंस 2 PM, कि मैं 2 बजे से अपना ड्रेस सी रही. असद हैज नॉट बिन लिविंग हियर डैश 3 weeks, 3 हफ्तों से यहाँ पे नहीं रह रहा. असद हैज नॉट बिन लिविंग हियर फॉर 3 weeks, 3 हफ्तों से वो यहाँ पे नहीं रह रहा. इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग. अब मॉर्निंग क्या मतलब, सुबह से. ठीक है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह एक ही दफा होती है, सुबह. रात को, रात इज द रात, दैट इज एग्जैक्ट टाइम. जैसे अगर मैं बोलूँ इट हैज बीन रेनिंग टुडे,
लाइक मैं कुछ इस तरह कर दूं कि 4 आवर्स लिख दूं, 4 आवर्स लिख दूं, तो अब मुझे नहीं पता कि वो 4 आवर्स मॉर्निंग के या इवनिंग के। तो यहाँ पे फिर मैं क्या लगाती हूँ, फॉर लगाती हूँ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मुझे मॉर्निंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिंस है, कैसे मेरी सिंस फॉर्म। My uncle has been living in Canada dash last 5 years. my uncle जो है वो कनाडा में रहते हैं लास्ट 5 years, यानी पिछले 5 सालों से। 5 सालों से रहते हैं तो दैट इज डिफरेंट, बट पिछले 5 सालों से इट मीन्स इमीडिएट पिछले, यानी कि अभी से 5 साल पीछे। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रैंड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। My uncle has been living in Canada dash last 5 years. अब अगेन लेंथ की बात करनी है हमने, ठीक है। अब लास्ट 5 years इज बेसिकली, अच्छा अब ये लास्ट समर और लास्ट 5 years में डिफरेंस है। लास्ट समर मीन्स पिछला समर, पिन पॉइंट है कि हाँ ये। लास्ट 5 years मीन्स पिछले 5 साल। अब पिछले 5 साल यू डोंट नो कि अभी कौन सा साल चल, लाइक आप उसको नहीं बता सकते, टेक्स्ट वाले को नहीं पता कि ये बुक जो है वो 2020 में लिखी गई है, 2025 की बात हो रही, क्या हो रही, आई डोंट नो। इट इज अगेन द लेंथ, यानी 5 साल इज अ लेंथ, इट्स नॉट द एग्जैक्ट पॉइंट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 4। फिर उसके बाद दे हैव बीन लुकिंग फॉर अ हाउस इन आवर नेबरहुड डैश मार्च, कि वो मार्च से नेबरहुड में घर देख रहे हैं। अब मार्च इज एन एग्जैक्ट, अब उन्होंने 1 साल नहीं बोला, 1 महीने नहीं बोला, 3 महीने से नहीं बोला, उन्होंने कहा मार्च से देख रहे हैं, तो इट्स एग्जैक्ट, इट्स पिन पॉइंट, कोई लेंथ नहीं दी उन्होंने। तो यहाँ पे फिर क्या चीज आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 6, ठीक है। बस एक चीज याद रखें, अगर यू सी की लेंथ गिवन है तो उसमें फॉर लगाने, अगर पिन पॉइंट टाइम या कोई वो पता है आपको, वक्त पता है, तो उसके लिए सिंस लगेगा। दैट्स थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, लेकिन समझ में आ जाता। अब आते हैं हम व्हाट आर कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ओके, कंपाउंड प्रीपोजिशंस हम लोग एक दिन कर भी चुके हैं। इट सिंपली मीन्स कि एक सिंगल प्रपोजिशन वर्ड नहीं है, उसमें एक से ज्यादा वर्ड्स मिला के कंपाउंड बनाया गया, दैट्स इट। A compound preposition consists of a combination of words that is often considered as one preposition and connects the object of a preposition to another word or set of words, ठीक है। यानी कि it simply means कि एक कंपाउंड यानी एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं जो मिलके एक प्रपोजिशन की मीनिंग देते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू का मतलब कि इसके हिसाब से, इन रिगार्ड टू का मतलब इसके हवाले से, अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा, बाय मीन्स ऑफ इसके जरिए, इन प्लेस ऑफ इसकी जगह, अलोंग विद इसके साथ, इंस्टेड ऑफ अगेन इसकी जगह, इन फ्रंट ऑफ इसके सामने, अहेड ऑफ इसके आगे, इन स्पाइट ऑफ इसके, इन स्पाइट ऑफ, आई डोंट रिकॉल इट, अच्छा बिकॉज ऑफ का मतलब इसकी वजह से, आउट ऑफ इसमें से, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ क्या होता था,
इन स्पाइट ऑफ, आई थिंक इट्स इसके बावजूद, लाइक विदाउट दिस, या हाँ विदाउट इट, इस तरह का भी कुछ मीनिंग है। तो यानी कि दे हैव द they have one, like more than one words, a cluster of words, like उसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं, 4 नहीं है, 2 या 3 words का cluster है, but it's a compound, right? और इसका जो end point है या end result है, it gives a preposition. तो ये आपके पास basically क्या है, compound preposition कहलाती है, ठीक हो? So what is a prepositional phrase? Prepositional phrase is a combination of preposition. We know कि preposition होता है modifier and its subject, यानी पूरा phrase है जिसमें preposition और उसका एक modifier लगाया जाता है जो उसको और accurate करे, और subject जिसके ऊपर object जिसके ऊपर वो बात हो रही है, तो ये prepositional phrase होता है, ठीक है। ये meaning beginning, middle and कहीं पे भी आ सकता है structure से। अब ये लिखा हुआ है on the table, तो table is not a preposition, on the is the preposition, ठीक है। तो on is preposition, the is its modifier, table is the object। तो इन तीनों वर्ड्स का जब आप कंबाइन कर लेंगे तो दैट इज अ prepositional phrase, दैट्स मतलब कुछ भी नहीं होता, बस उन्होंने वो जो on होता है preposition जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, तो द टेबल को उनके साथ मिला के और एक्यूरेट कर दिया, तो इन्होंने कहा कि अभी preposition एक फ्रेज बन गई, यानी preposition जिस मकसद के लिए यूजर है उसको एक फ्रेज बना दिया, दैट इज अ prepositional phrase। फिर जैसे लिखा हुआ है by the sea, तो by is a preposition, the is its modifier and sea is an object जिसके बारे में बात हो रही है। तो by the sea यानी समंदर के साथ। This is how prepositional phrase sound. A phrase that begins with a preposition and ends in noun, pronoun or noun phrase. Simple. ठीक है। एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे और भी दी, हम देख लेते एक दफा। 3 पार्ट्स preposition phrase क्या होते हैं। एक तो preposition हो गया which indicates relationship between others in the sentence, जैसे on है, off है, under है, over है, whatever. An object of the preposition. Object क्या होता है कि किस पर ये बात हो रही है, a person or thing that receives the action in a sentence, कि वो जो action receive करे, कि on किसके on, table के on the table. Modifier a word, phrase, a clause that describes another word in a sentence, कि वो उसको और ज्यादा modify करते हैं। Simple modifier अपने नाम से यार, ठीक है। The girl in the second row is the one who has recently joined. Example है, तो in the second row क्या हो गई, object, in is the preposition, the is the modifier, सही। इस तरीके से ये हमने करने हैं। Identify compound preposition and prepositional phrase from the given sentences. From compound preposition and prepositional phrase ढूंढना है। We took a stroll in the park in spite of the rain. अच्छा, now in the park क्या है आपके पास, prepositional phrase है, और in spite of क्या है, this is the compound preposition, अभी हमने ऊपर देखा है। फिर नेक्स्ट में है apart from finishing his project, apart from finishing his project he also needs to study for his test. Okay. अच्छा, apart from क्या है मेरे पास, apart from is the compound preposition, और इसमें कोई prepositional phrase नहीं है, तो I'll just pass it on. थर्ड वाले में है during the thunderstorm the cat took refuge under the table. ठीक है, ये बिल्ली ने refuge यानी कि उसने वो लिया, पनाह ली, कहाँ ली उसे, under the table. तो under the table is basically the prepositional phrase. ठीक है, that's it. इसमें कोई भी compound preposition नहीं है, that's it. Use a correct compound preposition to complete each sentence. क्या correct compound preposition देखें to complete each sentence, सही है। Okay, now it's like MCQs, easy peasy. Let's see. The dash the heavy road traffic, we arrived on time. कि heavy road पे traffic था but हम भी really time से पहुंच गए, तो in spite of के बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, we arrived on time, हम टाइम पे पहुंच गए, तो this is the correct option. फिर है the teacher justified the rules dash the students demand for clarification. The teacher justified the rules
ओके, कि टीचर ने रूल जस्टिफाई की दैट द स्टूडेंट्स डिमांड फॉर क्लैरिफिकेशन, कि स्टूडेंट ने डिमांड की क्लैरिफिकेशन की कि हमें क्लैरिफाई कर दे रूल्स को, तो टीचर ने किया। तो ऑन बिहाफ ऑफ या ऑन बिहाफ नहीं, इन रिस्पॉन्स टू, कि बच्चों ने डिमांड की तो उन्होंने उसको रिस्पॉन्स दिया बाय जस्टिफाइंग द रूल्स। फिर इसके बाद है द डैश द डिस्टर्बेंस आउटसाइड ही मैनेज टू वाइंड अप हिज अटेम्प्ट, कि डिस्टर्बेंस थी बाहर पर उसने फिर भी अपना अटेम्प्ट या अपने जो भी काम था उसने उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इन बैक ऑफ भी नहीं आएगा, इन स्पाइट ऑफ भी, इन साइड ऑफ भी नहीं आएगा, इन व्यू ऑफ भी नहीं आएगा, मतलब इररिलेवेंट मीनिंग्स है। इन स्पाइट ऑफ यानी बावजूद डिस्टर्बेंस थी बाहर बट उसने अपना काम कर लिया, सिंपल। dash her tiring work hours, she makes dinner for his family. अब इसमें दो सही लग रहे हैं मुझे। एक ये है, एक एडिशन टू हर टायरिंग वर्क आवर्स, कि उसकी ऑलरेडी इसकी वर्किंग आवर्स टायरिंग है लेकिन वो अपने घर वालों के लिए डिनर भी बना। दूसरा, इन स्पाइट ऑफ हर टायरिंग वर्क आवर्स, के बावजूद इससे कि इसकी बहुत टायरिंग वर्क आवर्स हैं वो फिर भी अपनी फैमिली के लिए डिनर बनाते हैं। तो बोथ कैन बी करेक्ट, तो इसमें हम थोड़ा डिफरेंट कर दें, इन एडिशन टू कर ले। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश हर सिकनेस शी अटेंडेड द फंक्शन, कि उसको उसकी लाइक वो बीमार थी लेकिन उसने फंक्शन अटेंड किया। ठीक है, अब हम कैसे कह सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ नो, इन फेवर ऑफ नो, ऑन टॉप ऑफ नो, इन स्पाइट ऑफ। अगेन ज्यादातर हमें इन स्पाइट वाली, मतलब बावजूद इसकी कि वो बीमार थी वो फिर भी फंक्शन में। सिंपल, ये वो कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, ये भी हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या थे कि बेसिकली ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो दो कोई ऐसे वर्ड्स थे जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहे थे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स। कंजंक्शन होता है कि जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा होता है, ठीक है, ज्वाइन करने का काम कर रहा होता है। तो अब हमने इसमें से कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स ढूंढने हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है ऊपर। ठीक है, कौन कौन से पेयर्स हमारे पास होते हैं, बोथ और एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, व्हेन, रादर एंड देन। ये सब जो है एज अ पेयर यूज होते हैं। ठीक है, अकेले यूज नहीं होते, एज अ पेयर यूज होते हैं व्हेन दे आर लाइक साउंडिंग फॉर अ कंजंक्शन, तो वो एज अ पेयर यूज होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल में एक दफा देखते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे है, तो जिनसे अगर कोई मिस कभी हो गया हो तो उनको अब जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो होता कैसे है कि द फार्म हैज बोथ बीफ एंड डेयरी कैटल, कि फार्म के पास दोनों चीजें हैं, बीफ भी और डेयरी कैटल भी। अब कैसे ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया, यानी दो सेंटेंसेस आपके पास ऐसे हैं कि द फार्म हैज बीफ, द फार्म हैज डेयरी कैटल, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है। तो टू कंबाइन देम वी यूज द फार्म हैज बोथ बीफ एंड डेयरी कैटल। तो ये एक कंजंक्टिव जो कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन का जो पेयर है बोथ और एंड वाला, इन्होंने मिलके जो है वो दो सेंटेंसेस को एक बना दिया। ठीक है, सिमिलरली आइदर और का मतलब कि आइदर डाई और पेंट्स आर यूज टू कलर क्लॉथ, कि या तो डाई यूज होते हैं पेन कलर के लिए या पेंट्स यूज होते हैं। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि डाई आर यूज टू कलर क्लॉथ, पेंट्स आर यूज टू कलर क्लॉथ। दोनों को मैं मिला के मैं क्या लिख सकती हूँ कि या डाई या पेंट्स, यानी दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो सिमिलरली इस तरीके से बाकी सारी भी मेरे पास एग्जांपल्स हैं जो हम एक दफा देख चुके हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। Exercise is read the following sentences and identify the correlative conjunction parts or conjunction pairs. ठीक है, both the अब हमने इनमें से conjunction pairs ढूंढने हैं, सही। अच्छा, so the first one is both the teacher and the student were happy with the new policy, कि टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है वो न्यू पॉलिसी से खुश थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
अभी हमने ऊपर देखा बोथ वाले में बोथ और एंड आ गया कि बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट वर हैप्पी विद द न्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे बोथ और एंड क्या है, बेसिकली मेरे पास कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स। देन नेक्स्ट पे है यू कैन आइदर टेक्स्ट मी और सेंड मी लेटर, क्या आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेटर भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आइदर एंड और का ग्रुप है, सही है। देन वी हैव नाइदर द सन नॉर द हॉट वेदर कुड डिस्ट्रॉय देयर स्पिरिट्स, कि ना सूरज ना ही गर्म मौसम जो है वो उनकी स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे भी नाइदर और नॉर आ गया। अगर मुझे पेयर्स याद होंगे ना इस ऊपर जो टेबल में दिए हुए, तो देयर इज नथिंग डिफिकल्ट फॉर मी, मैं जल्दी से इनको मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद है शी इज नॉट ओनली अ कैरेंटी टीचर बट ऑल्सो अ स्किल्ड शेफ, कि वो ना सिर्फ एक टैलेंटेड टीचर है बल्कि एक स्किल्ड शेफ भी है। देखो इनका भी दोनों का हाँ ये रहा पेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है शी इज नॉट द फास्टेस्ट एथलीट बट शी इज द मोस्ट डिटरमिन्ड, कि वो सबसे फास्ट एथलीट नहीं है, नॉट बट, ठीक है, कि वो फास्ट नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा डिटरमाइंड। हो गया, ओके। नेक्स्ट इसमें अब हमने कोरिलेटिव पेयर जो है वो ढूंढने हैं, सेलेक्ट करना है, बेस्ट पेयर्स में सेलेक्ट करना है मुझे, ठीक है। अच्छा, अब इसलिए जो फर्स्ट है मेरे पास, अच्छा, आइदर चूज द कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, ठीक है। अब हमें कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर ढूंढने एक हर सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट वन इज द डैश द टीचर डैश द स्टूडेंट वर एक्साइटेड अबाउट द फील्ड ट्रिप्स। अभी हम ये करके भी आ चुके हैं बट हम इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, नाउ एक दफा जब हमने पहले इसकी एक्सरसाइज की थी तो उसमें भी मैंने बताया था कि एक से ज्यादा पेयर्स में भी सेंटेंस के अंदर आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सिचुएशन लग रही है, ठीक है। अब जैसे लिखा हुआ है डैश द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे लिख सकते थे कि बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड अबाउट द फील्ड ट्रिप, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो फील्ड ट्रिप ऐसी फील्ड ट्रिप है जिनके लिए वो दोनों एक्साइटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं लिख सकती थी कि नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, तो हम दोनों लिख सकते, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड फॉर द फील्ड ट्रिप। तो these three can be like accumulated in this and these three can be the answers। तो इसमें से कोई भी एक मैं सेलेक्ट कर लूँ, इट्स ऑन माई ओन, ठीक है। तो हम इसमें से जो है वो कौन सा सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं दिस वन, ओके। उसके बाद है आई विल डैश स्टडी टुनाइट डैश गो टू द मूवीज, कि मैं स्टडी करूंगा रात को और मूवी जाऊंगा। अब ये क्या है कि या तो दोनों है, या तो वो स्टडी भी करेगा या वो मूवी में भी जाएगा या वो दोनों करेगा। अब दोनों में हो सकता है कि आई विल नॉट ओनली स्टडी टुनाइट बट ऑल्सो गो टू द मूवी, आई विल बोथ स्टडी टुनाइट एंड गो टू द मूवी, ये वाला यहाँ पे ज्यादा मिल नहीं रहा। फिर आई विल नाइदर स्टडी टुनाइट नॉर गो टू द मूवी, फिर लिखा हुआ है आई विल आइदर स्टडी टुनाइट और गो टू द मूवी। अब जो मुझे सिचुएशन मेन जो लग रही है यहाँ पे हो सकती है वो आइदर और वाली है। क्यों? क्योंकि वो या तो पढ़ सकता है या फिर जो है वो जा सकता है मूवी देखने। दोनों चीजें एक साथ कभी भी हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, राइट। तो यहाँ पे आइदर और लगाएंगे। उसके बाद डैश वाज शी लेट डैश शी फॉरगॉट हर होमवर्क, कि वो लेट हुई और अपना होमवर्क भी भूल गई, यानी कि वो लेट तो हुई अपना होमवर्क भी भूल गई करना, तो टीचर ने इसको डबल डांट दिया। तो नॉट ओनली शी वॉज लेट या वॉज शी लेट बट ऑल्सो शी फॉरगॉट हर होमवर्क, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ही इज डैश टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, कि वो लंबा भी है और ताकतवर भी, तो ही इज बोथ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, तो आई कैन राइट दिस वन। उसके बाद वी कैन डैश टेक द बस एंड वॉक टू द पार्क, कि हम या तो बस ले सकते हैं या पार्क चल के जा सकते हैं, तो वी कैन आइदर टेक द बस और वॉक टू द पार्क, ठीक है, कि हम या तो बस से भी जा सकते हैं पार्क से भी जा सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी। तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिकॉग्नाइज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नाउ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऐसे होते हैं कि अगर आप लोग को ये चीज
समझ में आती है, लेट मी राइट इट डाउन। कॉज एंड इफेक्ट मतलब, कॉज एंड इफेक्ट का ये मतलब होता है कि इस वजह से ये हुआ, यानी एक कोई चीज है उसकी ये वजह है तो उसका ये है, या इस वजह से ये चीज होगी, अगर ये होगा तो ये होगा। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको हम कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन कहते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन में, सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन में भी होता है कि एक रीजन पे डिपेंड करता है एक सोल्यूशन या एक इफेक्ट, कि अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, या अगर ऐसा है तो ऐसा है, सही है। तो यानी कि वो दोनों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को मिला के उन्होंने एक सेंटेंस बना दिया। तो ये आपके पास जो है वो क्या हो सकता है, सबऑर्डिनरी कंजंक्शन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट इज वी कैन मीट wherever इट इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हम मिल सकते हैं wherever इट इज मोस्ट कन्वीनियंट, जहाँ तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो। तो यानी जहाँ तुम्हारे लिए आसान हो वहां मिल सकते हैं। मतलब इसमें रीजन क्या है या कॉज क्या है कि क्या कहते हैं, लाइक wherever यू वांट, जहाँ आपकी मर्जी, और वी कैन मीट, हम वहां पे मिल सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग वर्ड आ रहा है, लाइक wherever इज आ रहा है, या यू कैन से कि इसमें कोई वर्ड नहीं होता, इसमें सिचुएशन होती है, पर हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, इसको देखना है कि भाई किस तरीके से ये सिचुएशन आ गई है मेरे पास। एक दफा इसको सारा अगर देख ले फिर मैं आपको बताती हूँ एक चीज। अच्छा, नेक्स्ट इज शी कंप्लीटेड हर स्कूल वर्क ऑल्दो शी वाज टायर्ड। तो उसने स्कूल का वर्क कंप्लीट कर लिया, हालांकि वो क्या थी, थकी हुई थी। तो यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि इफेक्ट क्या हुआ कि वो उसने अपना काम किया, लेकिन कॉज क्या कि वो टायर्ड थी, मतलब वो थकी हुई थी, बट स्टिल उसने जो है वो अपना काम किया। तो ये आपके पास एक ये सिचुएशन आ गई। चलो अभी इसको हम सिर्फ सिचुएशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको सब ऑर्डिनरी कंडक्शन को थोड़ा सा डीपली बताती हूँ। उसके बाद है ही स्किप द सेलिब्रेशन बिकॉज ही वॉज बिजी। वो बिजी था, इस वजह से उसने सेलिब्रेशन स्किप कर दी। अगेन ये वजह थी जिस वजह से उसने ये काम कर लिया। फिर मतलब ही वॉज बिजी इज अ कॉज कि वो बिजी था, तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या हुआ कि वो सेलिब्रेशन पे नहीं जा सका। फिर है यू हैव टू अकम्प्लिश योर टास्क बिफोर यू कैन वॉच द टीवी। आपको अपना टास्क अकम्प्लिश करना है बिफोर यू कैन वॉच द टीवी। आप इससे पहले कि आप टीवी देखें, आप अपना टास्क कंप्लीट करें, यानी कि जब वो टास्क कंप्लीट करेगा तो वो टीवी देखेगा, सही है। ये भी कॉज इफेक्ट आ गया। फिर है स्टूडेंट्स विल रिपोर्ट टू क्लास व्हेन द बेल साउंड्स, कि स्टूडेंट जो है वो क्लास में रिपोर्ट करेंगे जब बेल बजेगी। तो यानी कि जब बेल बजेगी तब बच्चों ने क्लास में आना है, सही है। हर जगह मुझे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है, ऐसा ही है। अच्छा, अब हम इन्हें क्या करना है कि इसमें से वो वर्ड्स ढूंढने हैं। कुछ इसमें वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बेसिकली जो कनेक्शन है या ये जो सबऑर्डिनेटिंग एक वो रूल है, ये आपको लाइक इसमें कनेक्ट करवा रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कनेक्टिंग वर्ड कहाँ आ रहा है मेरे पास। तो पहला है कि वी कैन मीट वेर एवर इट इज मोस्ट कन्वीनियंट, यानी कि वो जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, वो किस वर्ड से जाहिर हो रहा है, मैंने उसको ढूंढना है। अब पहले है वी कैन मीट वेर एवर इट इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर यू, कि यानी जहां आप चाहें हम वहां मिल सकते हैं। तो जहां आप चाहें इज द थिंग कि वो जब जहां वो चाहेगी फिर वो लोग मिले। तो जहां इज वेर एवर, तो यहाँ पे वेर एवर एज अ सबऑर्डिनेटिंग वर्ड जो है वो इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेरे पास सर्व कर रहा है। नेक्स्ट इज शी कंप्लीटेड हर स्कूल वर्क ऑल्दो शी वाज टायर्ड। इसके बावजूद कि वो टायर्ड थी उसने अपना स्कूल का होमवर्क किया, सही है। तो यहाँ पे क्या चीज आ रही है, ऑल्दो, कि भले वो थकी हुई थी लेकिन उसने अपना काम कर लिया। ही स्किप द सेलिब्रेशन बिकॉज ही वाज बिजी, कि वो मसरूफ था इसलिए उसने वो क्या कर ली, स्किप कर दी सेलिब्रेशन। तो ये मुझे बिकॉज ने बताया कि वजह क्या थी उसकी, वो मुझे बिकॉज से पता चला। फिर यू हैव टू अकम्प्लिश योर टास्क बिफोर यू कैन वॉच, यानी कि आप टीवी देख सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको अपना काम करना है। तो उससे पहले वाला जो है वो दैट इज बेसिकली बिफोर इट इज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद स्टूडेंट विल रिपोर्ट टू द क्लास व्हेन द बेल साउंड्स, तो जब बेल बजेगी तब जाना है। तो ये आपके पास क्या होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया इस वाले क्या, ठीक है।